सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते टाइम हमने जो अभी तक के प्रोग्राम देखे, चाहे वो सम ऑफ टू नंबर्स है, चाहे एवरेज ऑफ टू नंबर्स, चाहे स्वैप ऑफ टू नंबर्स, वहां पे हमारी अप्रोच क्या है? सिंपल सी अप्रोच है। एक फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है प्रोग्राम में। अगर बात करें तो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जहां से हमें एग्जीक्यूशन प्रोवाइड हो रहा है हमारे प्रोग्राम का। पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसका, फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर एक स्टेटमेंट ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट होते जाते हैं। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि उस एग्जीक्यूशन को अगर हमें कभी कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन से अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर? तो ये दो तरीके के अवेलेबल है कंट्रोल स्टेटमेंट, दो तरीके के। एक जहां पे हम सिलेक्शन परफॉर्म करने की बात करेंगे और एक जहां पे हम रिपीटेशन प्रोवाइड करने की बात करेंगे। एक कंट्रोल स्टेटमेंट जिसे हम कह रहे हैं कंडीशनल, तो किस लिए काम में आएगा? सिलेक्शन परफॉर्म करने के लिए कि कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट करना है और कौन सा नहीं, उसके लिए कंडीशनल। जबकि हमें अगर रिपीटेशन प्रोवाइड करना है अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए हम देखेंगे लूपिंग। लूपिंग में रिपीटेशंस परफॉर्म होंगे। रिपीटेशन जहां पे एक कोड जो हमने प्रोवाइड कर रखा है उसे बार बार परफॉर्म किया जाएगा। तो मतलब सेम कोड पे मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म होंगे, मल्टीपल रिपीटेशंस होंगे, मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म होंगी, तो वो रहेगा हमारे पास लूपिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स अवेलेबल है, जो ज्यादातर हम काम में लेंगे, वो सिंटैक्स तो है इफ एल्स, जो हर तरीके के सिलेक्शन में हमारी हेल्प करेगा। उसके अलावा कंडीशनल के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स अवेलेबल है वो है स्विच। साथ ही साथ कंडीशनल की कैटेगरी में जो हमारे पास और सिंटैक्स वाइज अगर बात करें तो एक ऑपरेटर भी अवेलेबल है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर की हेल्प से भी सिलेक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। ये रहेगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक, तो हमारे पास जो सिंटैक्स रहेंगे कंडीशनल, सिलेक्शन परफॉर्म करने के लिए वो है इफ एल्स, स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर, राइट। जबकि लूपिंग के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स अवेलेबल रहेगा वो सिंटैक्स रहेंगे हमारे पास व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीन सिंटैक्स रहेंगे हमारे पास रिपीटेशन के लिए, लूपिंग के लिए, इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इफ एल्स और स्विच के सिंटैक्स रहेंगे सिलेक्शन के लिए, कंडीशनल के लिए। जबकि कंडीशनल का वर्क एक ऑपरेटर की हेल्प से भी हम करवा सकते हैं, वो रहेगा हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। सिंटैक्स जो डिस्कस करने की जरूरत है वो है इफ एल्स और स्विच। बाकी एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसकी भी हम बात करेंगे। लूपिंग के लिए सिंटैक्स सी प्रोग्रामिंग में लूप के तीन सिंटैक्स कंसीडर होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी एक बार आप नोट करना चाह रहे हैं तो आराम से इसे नोट कर सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इफ एल्स की। इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है उसे समझने से पहले एक बार हम एग्जांपल में डायरेक्ट उसे यूज में लेके आपको दिखाते हैं, फिर बात कर लेंगे इफ एल्स पे और इफ एल्स का डिस्कशन हम करेंगे ना। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो कैसा, तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव अगर हम यहाँ कमेंट में ही लिखना चाहते हैं एक बार को, तो कमेंट में लिख देते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा है उसे ध्यान से सुनना और समझना कि दो वैल्यू यूजर से रीड थी और दो वैल्यू अगर यूजर ने जो दिया, सपोज दिया 11 और दूसरी वैल्यू दी है 5, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए? 11। अगर वैल्यू यूजर ने दी होती 11 और 51 तो रिजल्टेंट वैल्यू आनी चाहिए 51। अगर यूजर ने दी होती 51 और 51
तो रिजल्टेंट वैल्यू आनी चाहिए 51। दोनों इक्वल है यानी वो नहीं बताना, हमारा फोकस केवल इस सिंपल सा है कि जैसे कई बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा शायद ऐसा, कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका रिजल्ट एक साथ आया और फाइनली वो पूछना चाह रहे हैं कि उन सब में मैक्सिमम परसेंटेज क्या है। मैक्सिमम परसेंटेज सपोज 98 परसेंटेज है, थोड़ी देर के लिए अगर अज्यूम करें 98 है, भले वो 98 परसेंटेज उस क्लास में 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के सेम 98% है, तो भी मैक्सिमम परसेंटेज अगर पूछा है तो वो केवल 98 है। वैल्यू की अगर बात करें, वैल्यू किसकी बड़ी है वो नहीं बताना, वैल्यू कौन सी बड़ी है वो बताना है। भले ही दोनों की सेम है तो उसी सेम वैल्यू को। क्वेश्चन जरूर क्लियर रखना मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स का, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उसे आराम से देखना। तक हमने वही किया है, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए हेडर फाइल stdio.h, getCH जैसे फंक्शन के लिए हेडर फाइल conio.h हमने प्रोवाइड कर दी। मेन फंक्शन जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका रिटर्न टाइप हमने दे रखा है void, क्योंकि इस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते। बट बाई चांस अगर आप किसी ऐसे कंपाइलर पर वर्क कर रहे हैं जो बाउंडेशन प्रोवाइड करता है मेन फंक्शन के लिए, सबसे पहला फंक्शन होता है, एक तरीके से देखें तो सबसे पहला जिसका कॉल आया वो है फंक्शन मेन, सबसे लास्ट में जो परफॉर्म होके जा रहा है वो भी है मेन। तो ये वो फंक्शन है जो इंटरेक्ट कर रहा है कंपाइलर से, अगर कंपाइलर की अच्छा एग्जीक्यूट किया है तो इस फंक्शन के थ्रू ही आगे काम किया जा रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर कोई कंपाइलर रेस्ट्रिक्शन दे देता है कि नहीं रिटर्न टाइप उसे इंट चाहिए, तो बिल्कुल इंट प्रोवाइड कर देना और साथ में रिटर्न 0 दे देना, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, जिसके लिए हमने प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से। दो वैल्यू रीड करनी है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू बतानी है। अगर दोनों वैल्यू सेम भी है तो उसे बस एक बार प्रिंट कर देना है। सिंपल सा टास्क है, बट इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल जो चाहिए वो हमने डिक्लेयर कर दिया, ए और बी को मेमोरी मिल गई। उसके बाद हम चाहते हैं वैल्यू रीड करना, लेकिन रीड करने से भी पहले मैसेज देना चाह रहे हैं यूजर के सामने, जिसे यूजर वैल्यू दे। तो मैसेज देने के लिए प्रिंट कराने के लिए दिया प्रिंटर, जहां हमने मैसेज दे दिया एंटर टू वैल्यूज, जैसा हमने सम ऑफ टू नंबर्स, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, स्वैप ऑफ टू नंबर्स में भी बात की है, राइट। साथ के साथ हमने प्रोवाइड किया है स्कैनर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, दो इंटीजर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, पहली वैल्यू ए के पास और दूसरी वैल्यू बी के पास ले जानी है, तो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी प्रोवाइड कर दिया। जैसे हमने इतना दे दिया है उसके बाद अब समझना हमें प्रोग्राम में करना क्या है। हमें प्रोग्राम में मैसेज प्रिंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे %d के साथ दिया और वो वैल्यू कौन सी, ए, या फिर हम मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं ऐसा जहां पे वैल्यू बी। ओवरऑल बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं इन दोनों में से कोई सा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, आइदर दिस और दिस, या तो ए की वैल्यू प्रिंट करनी है या बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, दोनों प्रिंट नहीं करनी। उसके बाद तो हमें प्रोग्राम में कुछ और नहीं चाहिए, तो getCH हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जिस सिंटेक्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिलेक्शन के लिए। कि हमें यहाँ सिलेक्शन प्रोवाइड करना है कि ए को प्रिंट करें या बी को प्रिंट करें, एक तरीके से एक पर्टिकुलर कोड का एग्जीक्यूशन करें या दूसरे कोड का एग्जीक्यूशन करें, ये हम डिसाइड करना चाहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए कहें तो ये वो पहला कोड है, और दूसरा कोड हम कौन सा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो है हमारा ये पर्टिकुलर कोड जहां पे बी की वैल्यू, हम इन दोनों में सिलेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। और उसके लिए इफ एल्स का सिंटेक्स कैसा है उसे समझना। इफ एल्स का सिंटेक्स है कुछ इस तरीके का, जहां पे इफ के साथ प्रोवाइड की जाती है उसकी कंडीशन, इफ के साथ प्रोवाइड की जाती है उसकी कंडीशन, फिर यहाँ जो इफ के साथ जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो ट्रू स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन जो भी प्रोवाइडेड है ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तब तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इफ की कंडीशन अगर रही होगी फॉल्स
तो इफ का वो अदरवाइज वाला जो सेंस है, इफ दिस देन दिस अदरवाइज दिस, वो वाली अप्रोच है। अदरवाइज वाले सेंस के लिए एल्स हम काम में ले रहे हैं। एल्स क्या परफॉर्म कराएंगे, ये वाला पार्ट जिसे हम समझने के लिए बोल देते हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स। ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग टर्म्स नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट, केवल समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये बात कुछ ऐसी है कि इफ जब तक नहीं आया, कोई भी सिलेक्शन की अप्रोच नहीं आई, कोई भी अजीब सा सिंटेक्स नहीं आया, तब तक जो स्टेटमेंट चल रहे हैं वो कॉमन स्टेटमेंट्स की तरह चल रहे हैं कि वो तो परफॉर्म करने ही करना है। जैसे इफ आता है तब इसके साथ प्रोवाइडेड कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पोर्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और डायरेक्ट चले जाएगा इसके आगे। यहाँ कॉमन स्टेटमेंट जो आगे का प्रोवाइडेड होगा अगर कुछ, तो उसे परफॉर्म करेगा। आगे कुछ और नहीं है तो कंप्लीट, राइट। यहाँ पे ये इफ से पहले भी कुछ कॉमन स्टेटमेंट हो सकते हैं, इफ एल्स के बाद भी कॉमन स्टेटमेंट। इफ एल्स एक पेयर की तरह है जो कह रहा है या तो इसको या फिर इसको, किसी एक पोर्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। और इस चीज को हम यहाँ पे समझे अगर, तो हमने प्रोवाइड किया इफ, और ये कंडीशन देंगे हम एक, वो कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ये एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट। कंडीशन क्या दे रहे हैं, वो बहुत सिंपल सी कंडीशन दे रहे हैं। ऑपरेटर हम आगे डिटेल में और भी देख लेंगे, बट अभी के लिए हमने ये जो कंडीशन दी, ये कंडीशन क्या है, बोलते हैं इस कंडीशन को एक बार, ए ग्रेटर देन बी। ये जो ऑपरेटर है ये है ग्रेटर देन, चेक करने का काम कर रहा है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है क्या। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के लिए यूजर ने अगर वैल्यू दी है 11 एंड 2, तो ए के अंदर 11 है और बी के अंदर 2 है। 11 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो चेक कर रहे हैं 11 ग्रेटर है क्या 2 से, और वो कह रहा है यस हाँ है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। और ट्रू वाले पोर्शन पे जाएगा, मतलब वैल्यू प्रिंट करेगा ए की, और ए की वैल्यू क्या थी 11, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें, यूजर ने वैल्यू दी अगर 11 और 25, तो ए के अंदर 11 और बी के अंदर 25 अगर गया है, तो कंडीशन चेक होगी 11 ग्रेटर देन 25। और ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कैसे चेक कर रहे हैं, तो वही जैसे आप नॉर्मल किसी से पूछते हैं अगर कि 11 ग्रेटर है क्या 25 से, वो यस कह रहा है या नो कह रहा है। अगर वो नो कह रहा है मतलब कंडीशन फॉल्स है। 11 ग्रेटर है क्या 25 से, तो नो नहीं है ग्रेटर, मतलब कंडीशन फॉल्स है। और फॉल्स के टाइम ये जाएगा एल्स पार्ट में, मतलब इसे परफॉर्म करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे, बाई चांस अगर ऐसा हो कि यूजर ने वैल्यू दी है 25 एंड 25 और चेक हो रहा है फिर 25 ग्रेटर देन 25, 25 ग्रेटर है क्या 25 से, तो 25 से ग्रेटर नहीं है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन है फॉल्स। मतलब कौन से पोर्शन पे जाएगा, इस इफ वाले पोर्शन पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्स वाले पोर्शन पे जाएगा, जहां पे बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। और बी की वैल्यू क्या है अभी 25, तो 25 प्रिंट कर देगा। हमारे लिए तो आंसर आ रहा है, भले ही वो ए से प्रिंट करता है या बी से प्रिंट करता है। तो यहाँ पे ये मैक्स ऑफ 2 नंबर्स का जो हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड एक्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर आगे हम वापस से थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं इफ एल्स को। तो अभी पहले इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल। हो गया है, देन करते हैं इसे एग्जीक्यूट। एंटर टू वैल्यूज का मैसेज आता है, वैल्यू दे रहा है 45 एंड 23, तो मैक्सिमम आ रहा है 45। इसी का एग्जीक्यूशन में अगर हमने प्रोवाइड कर दी होती वैल्यू सपोज 34 एंड 78, तो 70। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 50 एंड 50, वैल्यू 50 आ रही है। तो होपफुली आपको आइडिया लगा होगा कि पहली वैल्यू बड़ी है चाहे दूसरी वैल्यू बड़ी है, चाहे दोनों इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल रही है कि बड़ी वैल्यू कौन सी, राइट। भले दोनों इक्वल है तो वही वैल्यू बड़ी है। सिंपल से मैनर में अभी बात की ना इफ एल्स की। इफ के साथ प्रोवाइड होती है कंडीशन, फिर ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं
वो है इफ के लिए, और इफ का अगर हम एल्स देना चाह रहे हैं तो दिया यहाँ पे एल्स, जैसे उसके ट्रू स्टेटमेंट्स कंप्लीट होते हैं, इफ को देने वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने कर ली कंप्लीट, तो उसके बाद दे रहे हैं इफ का एल्स। ध्यान देने की चीज, एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, इफ के सपोर्ट में है एल्स, एल्स इंडिपेंडेंटली नहीं होता, इफ के साथ ही चिपका होना चाहिए। अगर आप इफ के साथ एल्स दे रहे हो तो एल्स अलग से नहीं दिया जा सकता, इफ के कंप्लीट होते ही एल्स होना चाहिए, इफ के ट्रू पार्ट के कंप्लीट होते ही एल्स होना चाहिए, क्योंकि एल्स इफ के ही सिंटैक्स का एक पार्ट है। एल्स की खुद की कोई कंडीशन नहीं होती, इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन, फॉल्स स्टेटमेंट वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा। अब एक बार हम यही जो मैक्स ऑफ टू नंबर्स की हमने बात की है, एक बार फ्लो चार्ट वाली अप्रोच में भी देखते हैं ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में अभी, वो किस चीज की बात कर रहे हैं हम? इफ एल्स की। स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल, इन सब की बात बाद में करेंगे। पहले आज की क्लास में थोड़ा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? इफ एल्स पे। और इफ एल्स पे ये जो हम डिस्कशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी अगर बात करें, ये इफ एल्स कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसे समझना। इफ एल्स वर्क करता है एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच में, कि आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा वाला पार्ट परफॉर्म करना है, कौन सा वाला पार्ट परफॉर्म करना है। मतलब इस कंडीशन के पर्टिकुलर दो रास्ते हमें मिलेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो अलग रास्ता, कंडीशन अगर फॉल्स है तो अलग रास्ता। सपोज ये कंडीशन है ट्रू, तो यहाँ जो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए होंगे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे इस जगह पे जो भी होंगे, राइट। इस जगह पे जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होंगे वो परफॉर्म हो जाएंगे, राइट। जबकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो दिया हमने किसके लिए? कंडीशन ट्रू के लिए। डिसीजन बॉक्स जब भी आप फ्लो चार्ट वाले मैनर में किसी लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और डिसीजन बॉक्स काम में आया है, तो डिसीजन बॉक्स जब भी आप काम में ले रहे हैं तो उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। मल्टीपल ब्रांचेस में निकलेंगी को हम डायरेक्टली कहते हैं उस डिसीजन बॉक्स से टू ब्रांचेस, टू आउटगोइंग ब्रांचेस आपको दिखाई देंगी, एक ट्रू वाले सेंस में, एक फॉल्स वाले, एक यस या नो वाले। तो ध्यान रखना एक चीज और, जब भी आउटगोइंग ब्रांचेस आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्लो चार्ट में, तो साथ ही साथ उस चीज को एक लेबल भी प्रोवाइड कर देगा कि ट्रू है कंडीशन या कंडीशन फॉल्स है, किस केस में आप वो चीज परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इफ एल्स की जो हम बात कर रहे हैं, इफ एल्स सिलेक्शन का वर्क परफॉर्म करता है, और ये सिलेक्शन किसका, कि पहले रास्ते से होके जाना है या दूसरे वाले रास्ते से होके जाना है, ट्रू स्टेटमेंट्स परफॉर्म करना है या फॉल्स स्टेटमेंट परफॉर्म करना है। हम समझने के लिए इन्हें कह रहे हैं ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट जब हमने डिस्कस किया था उस वक्त हमने फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स देखे थे। ये जो सिंबल है जहां पे हम कोई प्रोसेसिंग नहीं बता रहे, ना इनपुट आउटपुट बता रहे, ये हमारा जो सिंबल है ये एक रेक्टेंगल विद टू पैरेलल लाइंस, इस तरीके के जो हमने पैरेलल लाइन के साथ ये प्रोवाइड किया है, इसे कहा जाता है एक सब प्रोग्राम को प्रोवाइड करने का एक सिंटेक्स। एक फ्लो चार्ट में एक सिंबल है जिसमें हम सब प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई लॉजिक जिसकी डिटेल हमने नहीं लिखी है, यहाँ पे कुछ तो है, एक वर्किंग प्रोवाइडेड है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है। जहां पे हमने क्या दे दिया, ट्रू स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी, जबकि यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है उस वक्त परफॉर्म करने। जबकि अगर बात करें इसके बाद में जो भी परफॉर्म करना है, वो हो सकता है हमें एक कॉमन पार्ट ही परफॉर्म करने की जरूरत है, एक कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही आगे हो सकता है हम परफॉर्म कराएं, जो भी जैसी भी आगे रिक्वायरमेंट होगी उसके करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन क्या होगी, केवल इन दोनों बॉक्स के बीच में हो गया। अब आगे क्या परफॉर्म करना है वो हमारी चॉइस पे रहेगा, हम आगे क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। समझने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से कि आगे जो दोनों ही केसेस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक और सब प्रोग्राम वाली अप्रोच, कॉमन स्टेटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये क्या है, कॉमन स्टेटमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, होपफुली आपको आइडिया लग गया। ये जो काजू कतली का सा सिंबल है, रोम्बस बॉक्स, इस पर्टिकुलर डिसीजन बॉक्स के बाद जो हम आगे प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो रास्ते प्रोवाइड कर, और दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन का ही एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन फिर बाद में हो सकता है कोई कॉमन स्टेटमेंट भी आगे हमने प्रोवाइड कर रखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हो सकता है स्टार्टिंग में भी कहीं पे हमने ये कॉमन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रखे होते हैं कि कॉमन स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो ही रहे थे, फिर जहां पे सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट लगी वहां पे हमने ये डिसीजन बॉक्स काम में ले लिया, फ्लोचार्ट वाली अप्रोच में कहें, और सिंटेक्स वाली अप्रोच में प्रोग्राम के लिए कहें तो वहां पे हमने काम में ले लिया वो हो सकता है इफ एल्स। सिलेक्शन के तरीके और भी देखेंगे, लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया वो है इफ एल्स। तो इफ एल्स को अगर फ्लोचार्ट वाले मैनर में समझे तो कुछ इस तरीके का अवेलेबल। एक बार आप नोट करना चाहिए या ड्रॉ करना चाहे तो बिल्कुल इसे नोट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन के लिए भी अगर हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास मैक्स ऑफ टू नंबर्स, मैक्सिमम आउट ऑफ टू वैल्यूज, मैक्स ऑफ टू नंबर्स। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसा ड्रॉ कर रहे हैं उसे समझना। तो इसके लिए हम जो फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आगे हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लॉजिक में, तो दो वैल्यू यूजर से रीड करते हैं, और दो वैल्यू यूजर से रीड कर ली, सपोज हमने वैल्यू दे दी है ए और बी, नाम दे दिया उन वेरिएबल्स को ए और बी। जैसे ही ए और बी की हमने वैल्यू रीड कर ली यूजर से, उसके बाद आगे हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो जैसे ही हमने रीड कर लिया उसके बाद हम एक डिसीजन परफॉर्म करना चाहते हैं। डिसीजन कैसा, कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ए वाली वैल्यू या बी वाली वैल्यू, और उसके लिए हम एक डिसीजन बॉक्स काम में ले। तो हम जो बात कर रहे थे उसे अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नेटवर्क इशू दिखा रहा है, बट हाँ हम जो बात कर रहे हैं वो है मैक्सिमम ऑफ टू वैल्यूज, दो वैल्यू में से मैक्सिमम फाइंड आउट करने की अप्रोच, राइट। होपफुली आप सभी को कुछ बेसिक आइडिया तो लग ही चुका होगा, फिर भी एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। जैसे ही हमने ये ए और बी की वैल्यू रीड कर ली, हम एक डिसीजन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ डिसीजन बॉक्स काम में ले रहे हैं। डिसीजन बॉक्स कैसा उसे समझना, जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू। तो हम एक डिसीजन बॉक्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं ए ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है या नहीं। तो ये हमने कंडीशन प्रोवाइड की, और इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आगे वर्क क्या रहेगा, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, तब तो हम किसे प्रिंट करना चाहते हैं, ए की वैल्यू को, नहीं तो हम प्रिंट करना चाहते हैं किस वैल्यू को, बी की वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू अगर राइट करवा ली है आइदर ए और बी, जो भी वैल्यू हमने राइट करवा ली, हमारा टास्क तो कंप्लीट हो चुका है अगर, तो उसके बाद हम कर देंगे इसे स्टॉप। आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस फ्लो चार्ट को आराम से नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसी चीज का हम एक और लॉजिक अगर देखते हैं, मैक्स ऑफ टू नंबर्स का ही तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस माइनर सा चेंज कर दो है ना। वो चेंज किया तो हमने वही स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद रीड कर ली टू वैल्यूज। टू वैल्यूज जब हमने यूजर से रीड कर ली, से ए और बी दोनों वैल्यू यूजर से रीड कर ली, उसके बाद हम वही डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, ए ग्रेटर देन बी चेक करेंगे, और ए ग्रेटर बी अगर ट्रू है तो जो इस बार हम चेंज कर रहे हैं लिखने के तरीका, बस इम्प्लीमेंट करने का तरीका, वो केवल इतना सा चेंज कि अभी जो हमने पहले जो हमने एग्जांपल ये फ्लो चार्ट देखा आपके लेफ्ट साइड में जो अवेलेबल है, लेफ्ट साइड वाले फ्लो चार्ट में हमने क्या किया था, जैसे रीड किया, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन का रिजल्ट अगर ट्रू है तो डायरेक्टली हमने बता दिया कि कौन सी वैल्यू बड़ी। इस बार हम एक माइनर सा चेंज कर रहे हैं, वही तरीका जैसे सम ऑफ टू नंबर्स में हमने सम ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू पहले किसी ने स्टोर की, फिर बाद में जाके हमने प्रिंट की थी। आप चाहते तो डायरेक्ट राइट ए प्लस बी कर सकते थे, बट हमने क्या किया, पहले स्टोर की फिर प्रिंट की। सिमिलरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब हम ये कंपैरिजन करते हैं रीड ए और बी करने के बाद, कंपैरिजन करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, और अगर हमें पता चल जाता है ए ग्रेटर देन है बी से, तो उस केस में हम ए को, कंडीशन अगर ट्रू है, कौन सी कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन अगर ट्रू है, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल, एक अलग से वेरिएबल हमने लिया मैक्सिमम को स्टोर करने के लिए, सपोज उस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने एम। वो जो वेरिएबल हमने लिया है एम नेम का वेरिएबल, उसके अंदर स्टोर क्या कर देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टोर कर रहे हैं वैल्यू एम के अंदर ए की वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एम के अंदर कौन सी वैल्यू हम स्टोर करना चाहेंगे, वो भी आप जानते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ए की वैल्यू, कंडीशन फॉल्स है तो बी की वैल्यू हम स्टोर करना चाहेंगे। और फाइनली कॉमन पोर्शन में आके हम राइट कर देंगे वैल्यू किसकी, ए की या बी की। तो अगर हमने वो स्टोर करा लिया है वो सिलेक्शन के बेसिस पे एम के अंदर, कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, वो स्टोर किस में करा लिया, एम के अंदर, तो जब हम कॉमन पोर्शन पे जाएंगे तब हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, एम की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। एम में या तो ए होगा या फिर होगा बी, जो हमने एक लॉजिक के बेसिस पे, एक कंडीशनल, एक सिलेक्शन के बेसिस पे डिसाइड किया था, या तो ए की वैल्यू या बी की वैल्यू पहुंची है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। बाकी तो सिमिलर सही है, बस ये एक अलग से वेरिएबल को काम में लेते हुए हमने इंप्लीमेंट किया।
लॉजिक सिमिलर सही है, बस लेफ्ट साइड वाले लॉजिक में हमने कोई अलग से वेरिएबल काम में नहीं लिया, राइट साइड वाले लॉजिक में हमने अलग से वेरिएबल काम में लिया। तरीके दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई 3 करके और फिर प्रिंट कराना। सपोज बाई चांस आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना उसे प्रिंट नहीं कराना, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको किसी ऑपरेशन में आगे काम में लेना चाहते हैं, अब हो सकता है आपको जरूरत लेफ्ट साइड वाले लॉजिक की जगह राइट साइड वाले की रिक्वायरमेंट लगे कि मैक्सिमम वैल्यू बस स्टोर कर ली इस वेरिएबल में, आगे ऑपरेशन मैक्सिमम पे जो भी करना है वो एम पे करते जाएंगे। बाकी एक बार जल्दी से आप इससे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। मैक्स ऑफ 2 नंबर्स लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बाकी लॉजिक कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने ग्रेटर देन काम में लिया है, लेस देन काम में लेते हुए भी ये चीज इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले, लेबल जरूर ध्यान से देख लेना, लेबल हम प्रोवाइड करना जैसे यहाँ अभी प्रोवाइड। अब हमने जो अभी प्रोग्राम देखा था उस प्रोग्राम को एक बार वापस देखते हैं पहले। तो जो हमने प्रोग्राम देखा था मैक्स ऑफ 2 नंबर्स के लिए ही, वो कैसा था, कुछ इस तरीके का हमारे पास अवेलेबल था, जहां ए और बी की वैल्यू रीड की, कंडीशन चेक की ए ग्रेटर बी है क्या, अगर है तो मैसेज में प्रिंट करा दिया ए की वैल्यू को, नहीं तो एल्स वाले क्वेश्चन में बी की वैल्यू। इफ एल्स का डिस्कशन तो आगे और भी चलता रहेगा, नेक्स्ट क्लास में भी हम इफ एल्स की बात करेंगे, ऑपरेटर्स की भी बात आगे स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, अभी के लिए पहले जो हमने सेकंड लॉजिक वाली अप्रोच पे डिस्कशन किया, उसके लिए अगर कहें तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने प्रिंट जो दे रखा था, जरूरी नहीं है इफ एल्स के अंदर प्रिंट वाले स्टेटमेंट होता, हो सकता है लॉजिक ऐसा हो कि हमने एम नेम का वेरिएबल और लिया अलग से, जिसकी वैल्यू यूजर से रीड नहीं करनी, रीड करने वाला टास्क कौन सा है, ये है रीड वाला, जहाँ केवल ए और बी को ही रीड किया है। बस कंपैरिजन करने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि एम में वैल्यू क्या असाइन करना है, ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू असाइन कर, उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर लिया है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वैल्यू अगर हम देते हैं 34 एंड 56, सिमिलरली आप सभी को इसका कुछ आइडिया लगा होगा। मैक्स ऑफ 2 नंबर्स, आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है वो है मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, लॉजिकल मैनर में उसके लिए हिंट दे रहे हैं थोड़ी सी। वैसे तो लॉजिक बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बट अभी हमने ऑपरेटर डिस्कस नहीं किए, इफ एल्स डिस्कस किया है ना। ऑपरेटर अभी जैसे ग्रेटर देन काम में लिया है, उसी ऑपरेटर को ही हम काम में ले लेंगे। तो हम यहाँ पे जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कि जैसे वो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी और सी, हम चाहेंगे पहले ए और बी का कंपैरिजन, और उस कंपैरिजन में अगर ए बड़ा निकला तो ए का कंपैरिजन सी से, अगर वो पहला कंपैरिजन अगर फॉल्स निकला, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर नहीं है, तो किसका कंपैरिजन किससे, बी का कंपैरिजन सी से कर लो, और फाइनली उनके करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम रही होगी। एक तरीके से भाई जैसे 3 कैंडिडेट आ गए या 3 टीम आ गई किसी टूर्नामेंट में, पहले मैच करवाया पहली टीम का दूसरी टीम से, नॉकआउट वाली अप्रोच की तरह ही है कुछ कुछ, जहां पे पहली टीम का दूसरी टीम से मैच करवाया और अगर पहली टीम जीत गई तो दूसरी टीम का फिर से गेम नहीं हो रहा, पहली टीम अगर जीत गई तो विनर को ढूंढना था, पहली टीम जीत गई तो पहली टीम का ही मैच होता है तीसरी वाली टीम से, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाएगा या तो पहला विनर या तीसरा विनर, नॉकआउट वाली से अप्रोच होती है राइट। अगर पहली और दूसरी का जो मैच हुआ था उसमें पहली टीम नहीं जीतती, तो नेक्स्ट जो मैच होगा वो किसका, दूसरी और तीसरी का, और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी जीती तो दूसरी विनर, नहीं तो तीसरी विनर। तो एक बार आप आराम से ट्राई कर सकते हैं मैक्स ऑफ 3 नंबर्स।